जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन ईटीपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 1 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय के व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, entrepreneur is a person or group of person responsible for the existence of a new industry enterprises. The definition is given by। उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा सर, ठीक है, जेम्स बर्नर के द्वारा, या FH नाइट के द्वारा, या JB से के द्वारा। तो याद रखेंगे सर, यह जो स्टेटमेंट है वह जेम्स बर्नर के द्वारा कहा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एन एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन, यानी एक जो उद्यमी है वो सहायता प्रदान करता है। किसको? आपको, हमको? अरे सर ऑप्शन देख के देना है। हमको भी करता है, आपको भी करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आंसर टिक करना है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी कम करने में, बेरोजगारी बढ़ाने में नहीं, बेरोजगारी कम करने में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वह उपरोक्त सभी जो है काम को देखता है, काम को करता है, उसकी विशेषता है। यानी एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है उपरोक्त तीनों में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? एंटरप्रेन्योर का। उद्यमी की विशेषता है, क्या विशेषता है सर? लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, बिल्कुल उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? उसके पास इनोवेशन यानी नवाचार, नए नए चीजों को खोजने की जो है वो प्रवृत्ति, नेचर होना चाहिए, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर सी, रिस्क टेकर होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा विशेषता है कि वो रिस्क टेकर होना चाहिए, यानी जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उपरोक्त तीनों जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका? एंटरप्रेन्योर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया एंटरप्रेन्योर इज, इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योर क्या है? बोझ है, बिल्कुल। बोझ कैसे होगा सर? ठीक है, बोझ नहीं है। क्या है? नेसेसरी है, या फिर अननेसेसरी है, या वेस्टेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। यानी इंडिया में एंटरप्रेन्योर क्या है सर? आवश्यक है, यानी नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, यानी बोल रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास जो संस्थान है वो कहां पर सिचुएटेड है। तो याद रखेंगे यह सिचुएटेड कहां पे है? अहमदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EDP। ठीक है, यानी EDP का लास्ट स्टेज क्या है? ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब EDP प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसका स्टेप है, उस स्टेप में अंतिम चरण, अंतिम यानी लास्ट स्टेप क्या है? तो याद रखेंगे फॉलो अप जो है, यानी पुनः निरीक्षण जो है वह क्या है? अंतिम चरण है। किसका? तो EDP प्रोग्राम का अंतिम चरण क्या है? पुनः निरीक्षण, फॉलो अप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिजल्ट इन, आपसे क्या पूछ रहा है कि जब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है तो इससे क्या होगा? ठीक है, तो याद रखेंगे बेरोजगारी कम होगा, बिल्कुल बेरोजगारी कम होगा सर। धन की बर्बादी नहीं, ये धन का बर्बादी कैसे हो सकता है? ठीक है, रोजगार, हाँ रोजगार मिलता है। ठीक है, उसके बाद समय की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी जो है नहीं। तो याद रखेंगे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि बेरोजगारी मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार मिलना या ना मिलना। ठीक है, नहीं मिलना सर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछ रहा है EDP का पूरा नाम है।
ठीक है, आप तो पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वही आपसे पूछा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईडीपी प्रोग्राम आखिर में है क्या, ठीक है, किसे कहते हैं ईडीपी प्रोग्राम। तो ध्यान देंगे, ईडीपी प्रोग्राम जो है उसका मेन एम होता है प्रोवाइड इंप्रूव द एंटरप्रेन्योर स्किल। जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, ठीक है, उसको क्या करना, इंप्रूव करना। यानी आप बोल सकते हैं कि ईडीपी का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, उसके स्किल को, उसकी कुशलता को क्या करना, इनहांस करना, ठीक है, उन्हें बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंडिया में जो फ्यूचर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का क्या है सर, उज्जवल है, यानी कि ब्राइट है, ठीक है, क्या है, ब्राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है, ठीक है। तो अगर पुराने डेटा के साथ जाएंगे तो आपको 5 करोड़ टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए नए डेटा के साथ जाएंगे तो हम आपको बताए थे, याद कराए थे कि क्या बताए थे सर, याद कराए थे आपको बिजनेस स्टडी के सेशन में, हमने आपको याद कराया था कि आपको याद रखना 1, 10, 20 यानी 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये नया जो है वो आपका डेटा है, नया डेटा है। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़ मैक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, और 10 करोड़ स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, और 20 करोड़ जो है वो आपका मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट का जो है वो क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसका आप बताएं, स्मॉल इंडस्ट्री का आप इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम लिमिट बताएं। तो याद रखेंगे मैक्सिमम लिमिट जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल इंडस्ट्री का जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, अगर नया डेटा के अनुसार तो 10 करोड़ और पुराना डेटा के अनुसार जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 5 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ तो ऑप्शन में कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है, उनका भारत में जो है वो पंजीयन कराना क्या है, अनिवार्य है या आवश्यक है या फिर ऐच्छिक है या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनका भारत में जो है रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी नहीं है, बल्कि क्या है, आवश्यक है, ठीक है, बल्कि क्या है सर, आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर से लिखा हुआ नॉट, और हमने कई बार आपको बता रखा है कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको नॉट दिखे सर तो उसको विशेष महत्व देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, में से कौन सा जो है वो व्यवसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो व्यवसायिक क्रिया की विशेषता कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये तो विशेषता है सर। ऑप्शन नंबर बी जो है वह प्रेजेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, यह भी इसकी विशेषता। ऑप्शन नंबर सी, सेल ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो है वो हम लोग क्या घर में सजा के रखेंगे, नहीं सर, क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी सी भी जो है हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, बिजनेस का। तो ऑप्शन नंबर डी है काला बाजारी करना, ठीक है, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग करना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, बिजनेस एक्टिविटी का, यानी बिजनेस एक्टिविटी का विशेषता नहीं है क्या सर, काला बाजारी करना यानी ब्लैक मार्केटिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दिखा है रूल को, ऑप्शन दिखा है डिसऑनेस्टी को। बेईमानी को कैसे शामिल करेंगे सर, ईमानदारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईमानदारी, हॉनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होता तो इसको शामिल कर लेते, या तो बेईमानी लिखा हुआ है, सत्यनिष्ठा ये बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर डी नैतिकता भी होना चाहिए, यानी ए, सी और डी ये क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे प्रश्न कर रहा है जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, बेईमानी यानी डिसऑनेस्टी को शामिल नहीं करेंगे। अगर
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें और अगर आपसे पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कोड ऑफ कंडक्ट, और ऑप्शन दे रहा था और रूल ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रिटी ऑप्शन नंबर डी, मॉरलिटी ऑप्शन नंबर जो है ई में आपको दिया रहा था ऑल ऑफ दीज, तो क्या करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेशन जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है, यानी कि स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही आवश्यक है सर। आप ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी जो है आप कर रहे हैं, उसमें चेंजेस आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यह जो डिफिनेशन है वो कौन दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, पीटर एफ ड्रकर साहब दिए थे। ठीक है, उसके बाद सुम्पीटर साहब दिए थे, पिगू साहब दिए थे, या रॉबिन साहब दिए थे। तो यह जो डिफिनेशन है वो पीटर एफ ड्रकर साहब दिए थे। पीटर एफ ड्रकर साहब ने पहले बताया था कि इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या सर? इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी यह जो स्टेटमेंट है, यह कथन है, वो किसके द्वारा दिया गया है? पीटर एफ ड्रकर साहब के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, किसे कहते हैं? सम विच्छेद बिंदु। तो याद रखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट इन विच क्या बोलता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जब हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए? टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन को, ऐसा कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगा है, जितना लागत लगा है, और जितना हम उस वस्तु को बेचे उससे जितना पैसा प्राप्त हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उसे क्या कह देंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। अरे नॉर्मल भाषा में समझेंगे सर तो ये बोलता है ना कि जितना में बनाए उतने ही में बेचे। ठीक है, ना फायदा बा ना नुकसान बा, ना फायदा बा ना नुकसान बा। ठीक है, वही चीज क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है भैया, कुछ नहीं कमाए, जितना में बनाए थे उतने में बेच दिए। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज द सिचुएशन इन विच टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जब हमारा लागत जो है और रेवेन्यू जो है जब बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकाला जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला यूनिट्स के रूप में देखेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस यूनिट, यानी कि किसी वस्तु का जो भी सेल्स प्राइस यूनिट होगा, ठीक है, उसको माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, और जो भी प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। यही चीज देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आप आई होप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर एक बार रिपीट कर दिए नॉर्मल भाषा में, तो यही समझेंगे, जितना में सामान को बनाए उतना ही में बेच दिए, ना प्रॉफिट ना नुकसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस एथिक एलिमेंट। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा जो है वो बिजनेस का एथिक्स का एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, मिलावटी वस्तुओं का बिक्री ना करना, ऑप्शन नंबर बी, करों का भुगतान करना, ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना, नकल वस्तुओं को बेचना, सेलिंग डुप्लीकेट गुड्स। आप बताइए सर, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है? आपसे पूछ रहा है, तत्व नहीं है, यानी बिजनेस एथिक्स का एलिमेंट नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि हमें डुप्लीकेट सामान नहीं बेचना चाहिए, मिलावटी सामान नहीं बेचना चाहिए। मिलावटी सामान से सर, ठीक है, जो हमारे जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे छोटे बच्चों को, यंग एज के जो बच्चों को, ठीक है, ये सभी लोगों को जो है इससे कई सारी समस्याओं को जो है वो समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो है वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य जो है इसका सीधा असर पड़ता है अगर आप मिलावटी सामान बेचेंगे तो। आपको पता ही है वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप लिखा रहता है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है, वो घी नहीं रहता है शुद्ध देसी सर, वो शुद्ध डालडा रहता है। डालडा, हाँ सर समझ रहे, ठीक है, हाँ आप ही बताइए, पूरा शुद्ध डालडा बेच देते हैं, वो काची रहता है, मिलावटी सामान रहता है, एकदम कितना प्यार से लिखा रहेगा एकदम शुद्ध देसी घी, ठीक है, लेकिन वो शुद्ध देसी घी नहीं रहता है। ठीक है, आप खाएंगे आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा?
खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नैतिकता में शामिल है, ये बिजनेस में करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस कौन सा ऐसा तत्व है जो बिजनेस एथिक्स में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? सेलिंग डुप्लीकेट गुड्स, यानी हमें डुप्लीकेट वस्तु जो है, नकल वस्तुओं को नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 के साथ, नीड हेरेकरी थ्योरी, यानी कि जो हेरेकरी थ्योरी है, यानी आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत जो है, ये कौन दिए थे? तो याद रखिएगा, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत ये मैस्लो साहब दिए थे। अब्राहम मास्लो साहब जो है, इन्होंने जो है वो आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत दिया था, और इन्होंने इसमें 5 हेरेकरी के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखेंगे इनका क्या हेरेकरी है। ठीक है, नंबर 1 में उन्होंने बताया फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें इन्होंने बोला कि भैया को सब आदमी को पहला चीज में क्या चाहिए? पहला रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहला चाहिए उसको रोटी, ठीक है, और कपड़ा और मकान। ठीक है, यानी कि रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, ठीक है, और पहनने के लिए वस्त्र, ये सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, और ये अगर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी में लिखा फिजियोलॉजिकल नीड्स में एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये किस में आएंगे सर? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ये पहला विषय, मतलब पहला जो है वो नीड है, किसी भी मनुष्य का पहला नीड यही है, रोटी कपड़ा और मकान। ये मिल गया तो दूसरा नीड की तरफ हम लोग जो है वो मूव करेंगे। दूसरा नीड क्या है? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड हमें ये बताता है कि भैया हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, साथ ही साथ हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, और चाहिए सही हमें रिसोर्स चाहिए, और क्या चाहिए सर? हमारा हेल्थ चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, और प्रॉपर्टी चाहिए। ये किसके अंदर आएगा सर शामिल? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देख रहे हैं मैस्लो साहब का जो हेरेकरी नीड, इसमें पहला हेरेकरी जो है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स का, दूसरा हेरेकरी क्या है? सेफ्टी नीड का, और तीसरा है लव एंड बिलोंगनेस। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, उसके बाद उसको सिक्योरिटी मिल गया, सुरक्षा मिल गया। ठीक है, तो अब वह एक व्यक्ति है, उसको जीवन यापन करने के लिए जो है वो क्या चाहिए? उसके फैमिली चाहिए, उसको दोस्त चाहिए। ठीक है, उसको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए। ठीक है, तो वह क्या चाहिए? उसको थर्ड नंबर चाहिए लव एंड बिलोंगनेस। हाँ सर, लव समझ रहे हैं? अरे सर वो नहीं समझना है। ठीक है, फैमिली लव को ध्यान देना है, तुरंत समझ लेता है। ठीक है, कि रिंकिया के पापा वाला बात कर रहे हैं सर, नहीं नहीं वो बात नहीं, ध्यान देंगे। ठीक है, लव एंड बिलोंगनेस का मतलब हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर फ्रेंडशिप, फैमिली, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं, कौन सा? मास्लो साहब बोले। ठीक है, थर्ड नंबर 4 में जो है, यानी 4 नीड जो है एक मनुष्य का क्या होगा? वह है स्टीम नीड। स्टीम नीड जो है इसमें क्या बोलता है? एक व्यक्ति को चाहिए इज्जत, भाई फुल इज्जत चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं अब्राहम मास्लो साहब बोल रहे, क्या बोले कि पहला रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, उसके बाद उसको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको सुरक्षा मिल गया, सुरक्षा मिलने के बाद क्या चाहिए? उसको लव चाहिए। ठीक है, बिलोंगनेस चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली चाहिए, वो मिल गया, तब उसको क्या चाहिए? कि सोसाइटी, अगर जब उसको मिल गया, फ्रेंडशिप मिल गया, फैमिली मिल गया, तो फैमिली में, फ्रेंडशिप में, सोसाइटी में उसको चाहिए रिस्पेक्ट, उसको चाहिए स्टेटस। ठीक है, ये क्या है? उसका 4th नीड है, 4th स्टेप है। और जब उसको सोसाइटी में स्टेटस मिल गया, ठीक है, उसको सोसाइटी में जो है वो आपका एक पहचान मिल गया, ठीक है, प्यार मिल गया, इज्जत मिल गया, अब वह 5वां में जाएगा, 5वां स्टेप में जाएगा। और 5वां स्टेप जो है वह आपका लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, 5वां नंबर क्या है हमारा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, जिसमें बोला जाता है डिजायर टू बी कम द मोस्ट ऑफ द कैन बी, मतलब इसका मतलब ही हुआ, ठीक है, कि आपसे पूछा जा रहा है 5वां नंबर जो स्टेप है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो किस विचारधारा को रखता है? तो एपीजे अब्दुल वाली विचारधारा को। ये चारों मिल जाने के बाद इंसान 5वां नंबर में जाता है और अपने कार्य में विशिष्टता की बात करता है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर किस में आएंगे? 5th लेवल तक आएंगे। ठीक है, और आप देखे होंगे, फटाफट एक बार रिवीजन करा दे, अब्राहम मास्लो साहब का जो ये कौन सा थ्योरी था, पहले ये तो समझ लो। ठीक है, ये एक्चुअली मोटिवेशन थ्योरी है। ठीक है, ये मोटिवेशन थ्योरी है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्लास 12th में ये पढ़ना भी है बिजनेस स्टडी में। तो अब्राहम मास्लो साहब जो है वो मोटिवेशन थ्योरी दिए थे। उस मोटिवेशन थ्योरी का, इनका थ्योरी का नाम था नीड हेरेकरी थ्योरी। इसमें उन्होंने टोटल 5 जो है वो नीड बताया था। पहला रोटी कपड़ा और मकान, दूसरा आपको रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिलने के बाद जो है आपको लव चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप चाहिए, अगर तीसरा मिल गया तो फिर आपको क्या चाहिए? लोगों समाज में इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, और जब ये भी आपको मिल गया तब आपको क्या चाहिए? विशिष्टता चाहिए। ठीक है, यानी कार्य का स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप अपने कार्य में विशिष्ट हो जाएं। ठीक है, यानी 5वां नंबर जो है आपका ये बताता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मसंतुष्टि जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब्राहम मास्लो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 आपसे पूछ रहा है अब्राहम मास्लो साहब जो है वो कितना जो है, अब्राहम मास्लो साहब यानी अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ह्यूमन नीड्स आर कैटेगराइज्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ ना ह्यूमन नीड्स आर कैटेगराइज्ड। आप देखिए, आप खुद बताइए हाउ मेनी स्टेप, कितना स्टेप है। आप यहां पे देखिए नंबर 1 पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप एंड पांचवा स्टेप। हमने आपको टोटल 5 स्टेप बता रखा है, ठीक है। वही बात आपको क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि अब्राहम मास्लो साहब जो है उनका जो ह्यूमन नीड जो है उसको कितना कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था? तो 5 कैटेगरी में उन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसमें से कौन सा अवित्तीय प्रेरणा अभिप्रेरणा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन? नॉन मॉनेटरी बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक होता है मॉनेटरी और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। याद रखेंगे मोटिवेशन कितने तरह के? 2 तरह का, मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी कि जब हम अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, पैसा मनी के टर्म्स में जो है मनी जो प्रोवाइड करके जब हम उसे क्या करेंगे, अभिप्रेरणा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉनेटरी मोटिवेशन, ठीक है। और जब हम एक व्यक्ति को मनी के टर्म्स में मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन मॉनेटरी। तो आपसे क्या पूछा, इसमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरणा है? यानी कि नॉन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के बारे में पूछ रहा है। तो सैलरी यानी पैसा बढ़ाने की बात है, तो सैलरी किस में आ जाएगा? मॉनेटरी में। ऑप्शन नंबर बी बोनस, ये भी किस में हो जाएगा? मॉनेटरी में। ऑप्शन नंबर सी कमीशन, ये भी किस में आ जाएगा? तो आपका मॉनेटरी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, ये किस में आएगा? नॉन मॉनेटरी में। सरकारी नौकरी इसलिए तो लोग करना चाहते हैं ताकि क्या होता है? जॉब का सिक्योरिटी होता है, ठीक है। और वो जो जॉब की सिक्योरिटी होता है, ठीक है, वह किस प्रकार का आएगा? तो नॉन मॉनेटरी में आएगा। किस में आएगा? नॉन मॉनेटरी में आएगा। ऑप्शन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द लीडर हु टेक्स ऑल द ऑथोरिटी एंड डिसीजन बाय हिमसेल्फ। जो नेता समस्त अधिकार एवं निर्णयों को स्वयं से लेता है, ठीक है। ये तो अच्छा आदत थोड़ी है। कोई भी नेता अगर वह सभी निर्णय जो है वो स्वयं से लेता है तो ऐसे नेता को क्या कहते हैं? ऐसा नेता को हम लोग निरंकुश नेता कहते हैं। कैसा नेता कहते हैं सर? निरंकुश नेता कहते हैं। ऐसा नेता ठीक नहीं होता है, ठीक है। लोगों को हितों को देखने के लिए उसे अन्य लोगों का भी जो है वो क्या करे? परामर्श की आवश्यकता होनी चाहिए। वो अन्य लोगों को भी परामर्श, सुझाव को भी क्या करे? सुने, समझे और उस अनुसार जो है वो क्या करे? निर्णय ले। तो आपको याद रखना चाहिए ऐसा नेता हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? निरंकुश नेता नहीं चलेगा, ठीक है। ये नहीं करना, एग्जाम देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, एक सफल नेता के गुण हैं। क्या गुण है सर? रिस्क टेकिंग, हाँ बिल्कुल गुण है। उसके बाद बोल रहा है डिसीजन मेकिंग। जी सर, डिसीजन मेकिंग के भी गुण होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या बोल रहा है? बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग, व्यवसायिक नियोजन के भी जो उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज, यानी एक अच्छे नेता के अंदर जो है सर जोखिम जो है वो लेने का भी जो है क्या होना चाहिए? डिसीजन टेकिंग का भी कैपेसिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में सर वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सके, निर्णय ले सके, वो भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है सर वो क्या करे? बिजनेस का प्लान कर सके, यानी व्यवसायिक नियोजन भी कर सके, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों गुण जो है वो एक अच्छे नेता में होना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ। रिस्क क्या होता है सर? रिजल्ट होता है अनसर्टेनिटी का। अगर रिस्क अनसर्टेनिटी नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होता यानी अनिश्चितता नहीं होता तो रिस्क नहीं होता। आप बोलते कैसे? आप सोचिए, अगर आपको पहले से पता होता कि ईटीपी में, ठीक है, ईटीपी के एग्जामिनेशन में 35 एमसीक्यू का क्वेश्चन कौन सा आएगा, ठीक है, तो आप आराम से उसे पढ़ रहे होते, आप रिस्क लेते, ठीक है। लेकिन रिस्क क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता, आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, यस या नो, ठीक है। तो रिस्क का संबंधी किसके साथ होता है? अनसर्टेनिटी के साथ। याद रखेंगे रिस्क का संबंधी किसके साथ होता है? अनसर्टेनिटी के साथ। अनसर्टेनिटी खत्म, ठीक है, तो फिर रिस्क खत्म। क्लियर है? रिस्क खत्म तो रिस्क है तो अनसर्टेनिटी, ठीक है। याद रखेंगे ये दोनों जो है वो क्या करते हैं?
एक साथ जो है वो रहते हैं, ठीक है, रिस्क और अनसर्टेनिटी। तो रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देखेंगे। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग क्या है सर? तो प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए, यानी भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। अ गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना होती है, क्या होती है सर? एक अच्छी योजना एक्सपेंसिव होना नहीं, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल, जी हाँ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। और क्या? समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए। रिगिड नेचर का वो भी नहीं होना चाहिए। यानी एक गुड प्लान कैसा होना चाहिए सर? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए। आप बोलेंगे सर सबसे पहले बताएं कि प्लान होता है क्या है? प्लान यानी नियोजन, प्लानिंग किसे कहते हैं? तो थिंकिंग बिफोर हैंड, थिंकिंग बिफोर हैंड इज नोन एज प्लानिंग। कुछ भी करने से पहले सोचना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो जब आप नियोजन कर रहे होंगे, जब आप प्लान बना रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए सर? उसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बोल रहा है प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ठीक है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा गया था? तो एलन साहब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एलन साहब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। नियोजन देखने की प्रक्रिया है, प्लानिंग इज द लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग कैसा फंक्शन है सर? बैकवर्ड फंक्शन है, फॉरवर्ड फंक्शन है, या ए और बी, बोथ ए एंड बी? तो याद रखेंगे प्लानिंग कैसा फंक्शन है, तो आपको बताना है कि प्लानिंग कैसा फंक्शन है, तो फॉरवर्ड फंक्शन है, आगे देखने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर? आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा जो है वो पर्यावरण का जो है वो बाधा नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पर्यावरण को बाधा नहीं पहुंचा, बैरियर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सोशल, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर जो है वो डी राजनीतिक, ठीक है। याद रखेंगे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल बैरियर? एनवायरमेंटल बैरियर जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है प्रश्न पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो है वो हमारा क्या होगा? एनवायरमेंटल बैरियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बैरियर? क्या है? पर्सनल बैरियर निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल बैरियर क्या है? मोटिवेशन बैरियर नहीं है सर। मोटिवेशन, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, तो वो बैरियर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मनोवृत्ति, एटीट्यूड, बिल्कुल सर, एटीट्यूड जो है वो क्या होगा? पर्सनल बैरियर हो सकता है। या सी बोथ ए एंड बी, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत लोग तो जो है सर क्या करेंगे? सी में टिक लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सही तो दिख रहा है। यस, नहीं सर, सही नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीट्यूड, ठीक है। पर्सनल बैरियर क्या है? एटीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। आईसीआईसीआई क्या है? आईसीआईसी आप कई बार सुनेंगे, आईसीआईसी बैंक, आप ये बात बोल देंगे। तो पूछ रहा है कि कैसा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कैसा है, तो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, यानी कि निजी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आईएफसीआई जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आईएफसीआई का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1 जुलाई 1948 में हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1948 में हुआ। इसका स्थापना 1 जुलाई 1948 को। कैसे याद रखेंगे? हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, एक साल बाद जो है किसका स्थापना हुआ? आईएफसीआई का, ठीक है, यानी 1948 में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आईएफसीआई का पहले फुल फॉर्म बताइए और फिर ये करता क्या है ये बताइए। तो बोलता है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है सर? ये लोन देता है, प्रोवाइड क्या करता है? ये प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री, यानी किसको लोन देगा? ठीक है, वो इंडस्ट्री को लोन देगा। कैसा लोन देगा? लॉन्ग टर्म एंड साथ ही साथ जो है वो मीडियम टर्म लोन देता है इंडस्ट्री को। क्यों इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं? ताकि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट को क्या कर सके? पूर्ण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के अनुसार जो है वो मार्केट को क्लासिफाई गया है। किस अनुसार पे बांटा गया? क्वांटिटी के अनुसार जो बांटा गया है उसको हम बोलते हैं रिटेलर मार्केट और होलसेलर मार्केट, ठीक है। होलसेलर और रिटेलर, आपको नाम से पता चल रहा है, होलसेलर में जो है वो गुड्स की जो क्वांटिटी है वो अधिक मात्रा में सेल आउट किया जाता है, जबकि रिटेलर में कम मात्रा में। आपसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी के अनुसार जो है वो बाजार में बांटा जाता है, ठीक है। तो रिटेलर मार्केट एंड होलसेलर मार्केट, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग, जो विपणन पे किए गए खर्च वह क्या कहलाएगा? तो विपणन पर किए गए खर्च क्या कहलाएगा? वेस्टेज कहलाएगा? नहीं सर। ऑप्शन बी अननेसेसरी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी बर्डन ऑन द कस्टमर, कस्टमर पे बर्डन जो है ये मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग क्या कहलाएगा? विनियोग कहलाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो पेटेंट जो है वो कितने साल के लिए ग्रांट किए जाते हैं? तो आप बताएंगे 20 ईयर्स के लिए, 20 वर्षों के लिए ग्रांट किए जाते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पेटेंट होता क्या है, ठीक है? तो पेटेंट क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। ये बोलता है अ पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि यह एक तरह से राइट है जो ग्रांट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, सरकार करता है, ठीक है? किसको करता है? उस व्यक्ति को करता है जो इनोवेशन करता है, ठीक है? यानी जो खोज करते हैं कुछ नई चीजों का, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इन्वेंटर ऑफ अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, किसको करेगा? तो इन्वेंटर को, यानी जो खोजा है। किसके लिए सर? आजीवन के लिए, ठीक है? नहीं, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्ष के लिए। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पे 20 वर्ष के लिए ही किया जाता है। एक्सक्लूडिंग अदर फॉर्म मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग द पेटेंट और द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पस, ठीक है? तो और इस पर्पस के लिए जो उनको दिया जाता है। आप बोलेंगे सर आपको सरल और सहज भाषा में बता दें कि हम पेटेंट किसे कहेंगे? तो जब कोई व्यक्ति किसी नया चीज को इनोवेशन करता है तो इनोवेशन करने में सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में काफी ज्यादा जो है वो टेक्निकल, ठीक है, एनर्जी, इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति उसको खोजेगा इतना मेहनत के बाद, और ठीक है, और लोग उसका जेरोक्स कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो इनोवेशन करने वाली जो व्यक्ति है उसके अंदर जो है वो इनोवेशन करने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, खोजने की प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपको पता ही है कि लोग तो मेहनत करना चाहते नहीं है, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट से जिंदगी चलाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है किसी भी देश को। तो पेटेंट इसलिए आवश्यक है ताकि इनोवेशन करने वाली व्यक्तियों को क्या किया जाए सर? उनको वो अधिकार दिया जाए कि वही व्यक्ति जो है इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है? कितने वर्षों के लिए? 20 साल के लिए। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, इंडिया में जो है वो पेटेंट एक्ट जो है वो कब पास किया जाएगा, ठीक है, कब किया गया है? तो इंडिया में जो है सर पेटेंट एक्ट जो है वो पास कब किया? 1970 में। आप याद रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्या संबंधित क्वेश्चन है? कि इंडिया में अगर पूछे कि पेटेंट एक्ट जो है वो कब पास हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? 1970। अब याद रखिएगा पेटेंट जो एक्ट है जो 1970 में बना है उसका एक आईडी है जिसको एक्ट आईडी कहते हैं। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? 197039, ठीक है? आपको एग्जाम के लिए याद ये रखना है, ठीक है, कि पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। इंडिया में जो है वो पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में आया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप अगर इस प्रश्न को जो है, आप इस क्वेश्चन का पेटेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को अगर आप जानना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 33 पेटेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है द ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्केट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो याद रखिएगा ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट मार्क्स जो है वो एक्ट कब पास हुआ था? 1958 में। लेकिन एग्जाम में आपसे गलती हो सकता है, ठीक है, गलती ये हो सकता है कि अगर एग्जाम में पूछे ट्रेडमार्क तो वो अलग है। ट्रेडमार्क एक्ट अगर आपसे पूछ दे कि भैया बताइए ट्रेडमार्क एक्ट कब आया, तो 1999 में आया, ठीक है। और यहां पर क्या है, द ट्रेडमार्क एंड मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट कब आया, तो याद रखेंगे 1958 में, 1958 में आया, ठीक है। और जबकि ट्रेडमार्क एक्ट कब आया? 1999 में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे सर, ठीक है, क्योंकि इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए, अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। यह हमारा एटीपी सेशन 1 जो है, हमारा सीरीज जो चल रहा है, इसका
यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है वो 35 आपसे पूछ रहा है गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड का क्या गुण है। तो एक अच्छे ब्रांड का गुण क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल सर, यूनिक नाम होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिक नाम होने के कारण हम ऐसा डिफिकल्ट नाम नहीं रख देंगे कि लोगों को याद करना में मुश्किल हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल होना चाहिए, सरल और सहज होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, आसानी से याद रखने वाले, हमने आपको पहले बताया था, जो आसानी से याद कर ले। तो एक ब्रांड के अंदर उपयुक्त तीनों गुण होने चाहिए। कौन कौन? यूनिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है, सिंपल और सरल भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो है जिसको हम आसानी से याद कर सके ऐसा नाम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखेंगे एटीपी सीरीज 1 जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसका सेशन हमारा जो है आज का वो समाप्त हो गया है। आपको इतना सारा प्यार करने के लिए, ठीक है, आप इस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से, ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।